अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज हम वीक 8 स्टार्ट करेंगे प्रोफेशनल प्रैक्टिसेस का, डेट इज़ कंप्यूटर कॉन्ट्रैक्ट्स। तो इसके अंदर हम सबसे पहले देखेंगे कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, इसका पर्पस क्या है, इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट्स में हमें क्या चीज़ें इंक्लूड नहीं करनी चाहिए, मतलब कॉन्ट्रैक्ट किस तरह का होना चाहिए, हम वो चीज़ें देखेंगे। इसके अलावा हम देखेंगे कि कॉन्ट्रैक्ट्स अगर हमने स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बनाना है तो हम किस तरह से बनाते हैं, उसके अंदर क्या चीज़ें इंक्लूड होनी चाहिए। इसके अलावा कौन से इश्यूज़ जो है वो डील किए जाते हैं कॉन्ट्रैक्ट्स के ज़रिए से, और कॉन्ट्रैक्ट्स की दूसरी टाइप्स कौन कौन सी हैं वो हम सारी डिस्कस करेंगे इस लेक्चर के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास इंट्रोडक्शन है। इंट्रोडक्शन में हमारे पास क्या है, डेफिनेशन दी हुई है, इसके अलावा हमारा पर्पस बताया हुआ है। ठीक है, डेफिनेशन क्या है, हमें पता है रोज़ाना बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो साइन होते हैं। मल्टीपल कंपनीज जो हैं वो मल्टीपल एम्प्लॉयज़ को हायर करती हैं। तो जब हायर करती हैं तो क्या करती हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, बेसिकली ये दो पार्टीज़ के दरमियान एक एग्रीमेंट होता है। एग्रीमेंट किस चीज़ का, कि वो क्या काम करेंगे स्पेसिफिकली और क्या काम उनको नहीं करना है। ठीक है, उस पे एक एग्रीमेंट साइन करवाया जाता है जिसको कॉन्ट्रैक्ट कहते हैं। जैसे कि हमारे पास अगर हम किसी भी कंपनी में जॉब करने जाते हैं तो हमें कहा जाता है कि हमने क्या करना है, हमने अपनी जॉब के साथ सिंसियर रहना है, हमने इस तरह से काम करना है कि कंपनी को बेनिफिट हो। ठीक है, इसके अलावा हमने क्या नहीं करना है, हमने कोई ऐसा काम नहीं करना जिससे हमारी कंपनी की रेपुटेशन ख़राब हो, या हमने अगर कॉन्ट्रैक्ट लीव करना है या हमने जॉब से रिज़ाइन करना है तो हमें 1 वीक का नोटिस पीरियड बताना है कि हम 1 वीक पहले आपको बताएंगे या 1 मंथ पहले इन्फॉर्म करेंगे कंपनी को कि हम जो है कंपनी से रिज़ाइन करने जा रहे हैं। ये सब चीज़ें जो है वो कॉन्ट्रैक्ट में लिखी जाती हैं। कॉन्ट्रैक्ट सर्व्स द फॉलोइंग पर्पसेस। अब कॉन्ट्रैक्ट क्या काम करता है, कौन सा पर्पस है इसका। सबसे पहले तो ये है कि ये दो पार्टीज़ के दरमियान एग्रीमेंट को सेट करता है। दूसरा पार्टीज़ के एम को सेट करता है कि दोनों पार्टीज मिलकर क्या काम करना चाहती हैं बेसिकली। और फिर ये प्रोवाइड फॉर मैटर अराइजिंग, यानी कि अगर कोई मैटर अराइज होता है जबकि कॉन्ट्रैक्ट रन हो रहा है तो उसको किस तरह से रिजोल्व करना है वो बताता है। ठीक है, और इसके अलावा बताता है कि कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट किस तरह से करना है, और अगर हम उसको टर्मिनेट करते हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हम पॉजिटिव वे में कॉन्ट्रैक्ट को टर्मिनेट कर रहे हैं तो उसके कॉन्सिक्वेंस क्या होंगे, अगर हमने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया है तो उससे हमें क्या क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, या उससे हमें क्या डिफ़िकल्टीज फेस करने को मिल सकती हैं, वो सब मेंशन करना पड़ता है। कि अगर कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया तो लीगली हम क्या एक्शन परफॉर्म कर सकते हैं, वो सब चीज़ें हम इसमें बताते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर आगे बता रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट अगर बहुत ज़्यादा हार्श हो या अनफेयर हो, यानी कि किसी एक को ज़्यादा फेयर किसी एक के ज़्यादा फेवर में हो, तो क्या होगा, कॉजिंग एनी इशू बिटवीन पार्टीज टू बी अनरिजॉल्व, यानी कि उससे एक ऐसा इशू क्रिएट हो जाएगा पार्टीज के दरमियान जो कि रिजॉल्व नहीं हो सकता। अगर ऐसा कॉन्ट्रैक्ट हो तो कॉन्ट्रैक्ट लॉ, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट्स लॉज हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको रिजॉल्व करें अकॉर्डिंग टू रूल्स, यानी कि जो कॉन्ट्रैक्ट के लिए बनाने के लिए रूल्स सेट किए होते हैं उनके अकॉर्डिंग उसको जस्टिफाई करें या उसको कॉन्टेम्पलेट करें। ठीक है, देयर आर ऑलमोस्ट नेवर डिस्प्यूट्स और कॉन्ट्रैक्ट्स विच रन परफेक्टली, जो कि परफेक्टली रन हो रहे हैं उनके दरमियान कोई लड़ाई तो होगी ही नहीं ना। जैसे कि मैरिज की देख सकते हैं, शादी की एग्जाम्पल अगर हम ले लें तो वो भी एक क्या है, बेसिकली 2 पर्सन्स के दरमियान एक कॉन्ट्रैक्ट होता है, और अगर वो परफेक्टली रन हो रहा है तो उसमें कोई भी झगड़े वगैरह नहीं होते। उसके बाद हमारे पास इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट्स एंड फ्यूचर डिफिकल्टीज इट इज़ बेटर टू ड्राफ्ट अ डॉक्यूमेंट। यही कहा जाता है कि अगर आप कोई भी काम कर रहे हो अननोन पर्सन्स के साथ या डिफरेंट पार्टीज़ के साथ, तो बेहतर है कि उसको डॉक्यूमेंटेड फॉर्म में लिख लो, ताकि बाद में वो अपनी जो बात है उससे फिर ना जाएं, या वो ये ना कि इनकार ना करें कि हमने तो ये नहीं कहा था। तो इसलिए बेहतर होता है कि आप एक डॉक्यूमेंट जो है वो साइन करवा लो। तो यहाँ पर हमारे पास क्या क्या करवाना होता है, हमारे पास डॉक्यूमेंट के अंदर हमें क्या चीज़ें इंक्लूड करनी चाहिए, दी टर्म्स ऑन विच बोथ पार्टीज इज टू वर्ड, यानी कि जिस पर दोनों पार्टीज़ ने काम करना है हमने वो टर्म्स इंक्लूड करनी है। पेमेंट के मेथड्स क्या होंगे हमने वो इंक्लूड करना है, कि प्रॉफिट अगर आता है तो कौन कितना प्रॉफिट लेगा। इसके अलावा पेमेंट जो है अगर हम देखें, जैसे कि एम्प्लॉयज़ के दरमियान देखिए, अगर जैसे एक सॉफ्टवेयर हाउस है उन्होंने एम्प्लॉयज़ को हायर किया है, तो वो उनको बता देते हैं कि उनको पेमेंट किस तरह से की जाएगी, कैश में की जाएगी या उनके बैंक में ट्रांसफ़र की जाएगी। और अगर उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट नोटिस जो है उसको टर्मिनेट करना है तो क्या करना है, उन्होंने 1 वीक पहले इन्फॉर्म करना है या 1 मंथ पहले इन्फॉर्म करना है, और अप्रोप्रिएट वेज बताए जाते हैं उनको कि अगर वो कॉन्ट्रैक्ट नोटिस को जो है वो टर्मिनेट करना चाहते हैं तो वो किस तरह से कर सकते हैं।
और इसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, मतलब उसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए या उसके अंदर कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। उसके अलावा कंसाइज होना चाहिए एंड कंसिस्टेंट होना चाहिए, मतलब कि टू द पॉइंट होना चाहिए, उसमें एक्स्ट्रा चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अब यहाँ पर क्या है कि अगर उसके अंदर कोई भी देयर शुड बी नो एम्बिग्विटी, इसके अंदर कोई एम्बिग्विटी नहीं होनी चाहिए। एंड द पार्टीज टू द एग्रीमेंट शुड लेफ्ट इन नो डाउट एज देयर राइट्स एक्टिविटीज़, वही कि पार्टीज जो है उनको भी कॉन्ट्रैक्ट के बारे में प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए कि वो किस चीज़ पे साइन कर रहे हैं, उनको किसी चीज़ के बारे में शक नहीं होना चाहिए, उनको पता होना चाहिए कि उनके क्या राइट्स हैं, प्रॉपर जो लीगली जो राइट्स मिल रहे हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, और उनकी क्या ड्यूटीज़ हैं, उनको क्या काम करना है, किस मैनर में काम करना है, उनको इनके बारे में भी अच्छे से पता होना चाहिए ताकि बाद में कोई डिस्प्यूट ना हो। उसके बाद हमारे पास एम्बिग्विटीज एंड डाउट्स कैन लीड टू परफॉर्मेंस विच इज़ अनफैक्ट्री। ऑब्वियसली जहाँ पर भी एम्बिग्विटी या कोई भी शक आता है वो हमारे पास एक अनसेटिस्फैक्ट्री इन्वायरमेंट को क्रिएट कर देता है, और इससे क्या हो सकता है, डिसएग्रीमेंट हो सकती है, यानी कि कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। और अगर कॉन्ट्रैक्ट ब्रेक होगा तो क्या होगा, जो टाइम हमने इन्वेस्ट किया था उसके ऊपर, जितनी हमने एफर्ट लगाई थी उस काम के ऊपर, और उसके ऊपर ऑब्वियसली कोई ना कोई मनी इन्वेस्ट की गई थी, तो वो सारी मनी, एफर्ट और टाइम जो है वो हमारा ज़ाया हो सकता है। देन हमारे पास आता है कॉन्ट्रैक्ट्स फॉर द सप्लाई ऑफ कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर एट अ फिक्स्ड प्राइस। अब यहाँ पर कस्टम बिल्ड सॉफ्टवेयर क्या होते हैं, हमने पढ़ा था कि सॉफ्टवेयर जो है हमारे पास टू टाइप्स के होते हैं, एक कस्टम बिल्ड होते हैं और एक जनरल होते हैं। कस्टम बिल्ड जो है वो स्पेसिफिक कस्टमर्स के लिए बनाए जाते हैं, और जनरल जो है वो ऑल पब्लिक इन्वायरमेंट्स के लिए बनाए जाते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास सॉफ्टवेयर सप्लायर्स लिखा हुआ है उन्होंने, सॉफ्टवेयर सप्लायर्स यानी कि जो सॉफ्टवेयर्स बनाते हैं, दे ट्राई टू यूज़ वट आर नाउन एज स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स। अब वो क्या करते हैं, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स यूज़ करने की कोशिश करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म कॉन्ट्रैक्ट्स कौन से होते हैं कि एक प्रॉपर स्टैंडर्ड उसके लिए रेडी कर दिया गया होता है कि आपने इस स्टैंडर्ड को फॉलो करना है। एक मतलब कि कॉन्ट्रैक्ट की ना एक बेसिक डॉक्यूमेंटेशन पहले ही आपको ना एक फॉर्मेट बता दिया गया होता है कि आपने इस फॉर्मेट में उसको रेडी करना है, विच आर यूज फॉर इंटेंडिंग टू बी यूज मैनी टाइम्स ओवर, जो कि हम पर टाइम यूज़ कर सकते हैं। अब उस तरह के कॉन्ट्रैक्ट में क्या आता है, हमारे पास एक शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन आता है, ठीक है। शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन में क्या चीज़ें इंक्लूड होंगी वो हम आगे देखेंगे। उसके अलावा हमारे पास सेट होता है स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस का, मतलब कि जो भी हमने उसके अंदर टर्मिनोलॉजीज या कंडीशंस लगाई हैं उसके बारे में सारा हमने एक्सप्लेन करना होता है। और सेट ऑफ अपेंडिसेस और एनेक्सिस, अपेंडिसेस और एनेक्सिस जो है आपने देखा होगा अक्सर बुक्स जो है उनके लास्ट पे अपेंडिक्स दिए होते हैं जिसमें डॉक्यूमेंट्स रिलेटेड फर्दर इंफॉर्मेशन दी होती है। एनेक्सिस वगैरह में भी यही होता है, लेकिन इसमें क्या होता है, हमने प्रॉपर बताया होता है, जैसे कि हमने SRS डॉक्यूमेंट उसके साथ अटैच करना होता है। हम जिस चीज़ का रेफरेंस दे रहे होते हैं ना, हमने वो डॉक्यूमेंटेशन साथ में अटैच करनी होती है। लाइक हमने कोई फॉर्म फिल किया है तो हम उसके साथ वो फॉर्म भी अटैच करेंगे अनेक्सिस में कि हमने ये वाला फॉर्म जो है वो फिल किया था। उसके बाद हमारे पास इंट्रोडक्टरी सेक्शन आता है। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हमारे पास क्या होता है, इंट्रोडक्टरी से पता चल रहा है हम क्या करेंगे, हम दोनों पार्टीज़ या जो भी पार्टीज़ हैं उनके नेम लिखेंगे उसके अंदर। उसके बाद उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस लिखेंगे कि ये एग्रीमेंट किन के दरमियान हो रहा है, ठीक है। और उस पर डेट कौन सी लगाई जाएगी और साइन कौन करेगा, वो ऑथराइज्ड पर्सन करेंगे ऑफ द पार्टीज़, ठीक है। ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पार्टीज, मतलब कि सारे एम्प्लॉयज़ तो नहीं कर सकते ना, या हमारे पास फॉर एग्जांपल अगर हम यूनिवर्सिटी या हम स्कूल की लेते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, प्रिंसिपल ही साइन करते हैं, ठीक है। टीचर्स नॉट अलाउड टू साइन ऑन दैट कॉन्ट्रैक्ट्स। और इसके अलावा ना सेट ऑफ डेफिनेशन ऑफ टर्म्स दी जाती है, मतलब कि हमने जो टर्म्स आगे यूज़ करनी है उसकी एक प्रॉपर पहले डेफिनेशन बताई जाती है कि इस टर्म का क्या मतलब है, हम आगे ये टर्म्स यूज़ करने वाले हैं और इसका क्या मतलब होगा। अब इन डेफिनेशंस को सॉर्ट आउट किस तरह से करना है, मतलब कि ये किस ऑर्डर में होंगे, ये अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी हो सकते हैं या फिर ये इस ऑर्डर में हो सकते हैं कि जिस ऑर्डर में वो यूज़ किए गए हैं। लाइक हमने जो फर्स्ट चैप्टर उसका क्रिएट किया डॉक्यूमेंटेशन का, उसके अंदर जो भी टर्म्स हैं हम उसको लिख देंगे। देन हमारे नेक्स्ट चैप्टर में जो है उसको हम लिख देंगे, मतलब कि चैप्टर वाइज हम लिखते हैं या पेज वाइज हम लिखते हैं, तो वो भी हमारे पास करेक्ट होगा। हम इन दो तरीक़ों से लिख सकते हैं, ठीक है। अब हमने इंट्रोडक्टरी सेक्शन में क्या पढ़ा है कि हमारे पास 3 चीज़ें इसके अंदर इंक्लूड होती हैं। कौन कौन सी, हमने पार्टीज़ के नेम लिखने होते हैं और उनके रजिस्टर्ड एड्रेसेस लिखने होते हैं, और इसको कौन डेट और साइन करता है, ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स जो है वो साइन करते हैं इसके ऊपर। और ये किस तरह से स्टार्ट होता है, इसके अंदर क्या लिखा जाता है, इसके अंदर सेट ऑफ डेफिनेशंस दी जाती है किस चीज़ की, जो हमने टर्मिनोलॉजीज आगे यूज़ करनी है, और उसको हम किस वे में करते हैं सॉर्ट। हम अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में भी सॉर्ट कर सकते हैं उसको, और हम उस तरह से भी कर सकते हैं इन विच दे अपेयर इन द रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट।
अब इसके बाद हमने पीछे पढ़ा था कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट में क्या क्या चीज़ें आती है, हमने शॉर्ट इंट्रोडक्टरी सेक्शन के बारे में पढ़ लिया। अब हमारे पास पीछे रिमेनिंग क्या रह गया, स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशन एंड सेट ऑफ अपेंडिसेस और एनेक्सेस। अब इनके बारे में देखते हैं। टर्म्स एंड कंडीशंस यानी कि हमने यहाँ पर आपने बेसिकली मोस्टली टाइम देखा होगा, जब भी हम कोई प्रोडक्ट डाउनलोड करते हैं या गूगल प्ले स्टोर से कोई भी चीज़ लेते हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले हमसे टर्म्स एंड कंडीशंस के बारे में पूछा जाता है एंड देन हम उस पर सिंपली अग्री कर देते हैं विदाउट रीडिंग दैट इज़ नॉट अ करेक्ट वे, लेकिन मोस्टली हम यही कर रहे होते हैं। तो टर्म्स एंड कंडीशंस में उन्होंने बताया होता है कि वो हमारा डाटा किस तरह से यूज़ कर रहे होंगे। इसके अलावा उन्होंने डिफरेंट टर्मिनोलॉजीज बताई होती हैं कि अगर हम वो सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करते हैं तो हमें क्या चीज़ें करनी चाहिए हैं, क्या कंडीशंस हैं उस पर वो अप्लाई करते हैं, और वो सब चीज़ें इसके अंदर लिखी होती है। उसके बाद हमारे पास आता है नेक्सिस। नेक्सिस मस्ट इंक्लूड एनी डॉक्यूमेंट स्टेटेड लाइक SRS, यानी कि SRS हमारे पास क्या होता है, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें सारी रिक्वायरमेंट्स के बारे में बताया गया होता है। वो कह रहा है कि नेक्सिस में इस तरह के सारे डॉक्यूमेंट्स जो हमें इंक्लूड होने चाहिए। क्यों होने चाहिए, ताकि हम अवॉइड कर सकें ऐसी सिचुएशन लाइक हमारे पास एक सेल्समैन है, वो बहुत ज़्यादा ही पुरजोश और उसने बहुत सारे अपने ना बताया हुआ है प्रोडक्ट के बारे में कि मैं ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करके दूंगा, ऐसा प्रोडक्ट क्रिएट करके दूंगा। तो वो जो SRS है वो भी इंक्लूड होना चाहिए, ताकि बाद में क्लाइंट को कोई प्रॉब्लम ना हो कि उसने तो पहले कहा था कि सप्लायर ने कि मैं आपको ऐसा सॉफ्टवेयर डेवलप करके दूंगा, लेकिन बाद में वो उसका डेवलप नहीं करके दे रहा। तो हमारे पास एक प्रूफ होना चाहिए कि उसने इस चीज़ पर अग्री किया था। ठीक है, उस तरह की कंडीशन में डील करने के लिए हम क्या करते हैं, हम SRS जो है वो भी कॉन्ट्रैक्ट्स में डालते हैं। उसके बाद हमारे पास इश्यूज डेल्ट विद स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस। अब जो स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस इंक्लूड करते हैं वो बेसिकली किन इश्यूज को रिजॉल्व करने के लिए होती है कि व्हाट इज़ टू बी प्रोड्यूस्ड, उन्होंने क्या बनाना है। ठीक है, दो कंपनीज अगर आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर रही हैं तो वो किसके लिए कर रही हैं, उन्होंने क्या बनाना है, और उसके बाद क्या डिलीवर किया जाएगा, ये वाला इशू रिजॉल्व किया जाता है। ऑनरशिप ऑफ राइट्स, मैंने जैसे पहले ही बताया था कि हमारे पास अगर दो कंपनीज जो हैं वो काम कर रही हैं एक पे, तो उसमें से ओनरशिप किसके पास होगी या प्रॉफिट कौन कितना लेगा, वो सब चीज़ें पहले ही डिस्कस कर ली जाती हैं। ओनरशिप ऑफ राइट्स यानी कि आइडिया किसका था और इसके बाद किसने डेवलप किया है, ये सब चीज़ें उसके अंदर आ जाएंगी। पेमेंट टर्म्स, किस तरह से पेमेंट जो है वो करनी है, बैंक के ज़रिए से करेंगे या कैश देंगे। उसके अलावा कैलकुलेटिंग पेमेंट्स फॉर डिलेस एंड चेंजेस, अगर उसके अंदर कोई चेंजेस करनी पड़ती हैं या उसके कोई डिले आता है तो उसके लिए पेमेंट्स किस तरह से कलेक्ट करनी है। फॉर एग्जांपल हमें क्लाइंट ने कोई भी सॉफ्टवेयर बनाने के लिए दिया था, उसकी रिक्वायरमेंट्स दी थी, वो बाद में उसने चेंज करने का कहा है, तो उस चेंज की कितनी पेमेंट होगी वो भी हमें मेंशन करनी होती है। पेनल्टी क्लॉसेस, उसके बाद ऑब्लिगेशंस ऑफ द क्लाइंट, यानी कि क्लाइंट हमें किस तरह के ऑब्लिगेशंस दे सकता है, कब दे सकता है, ये ना हो हमने सॉफ्टवेयर जो सा है वो सारा डेवलप कर लिया, बाद में वो हमें कोई ऑब्लिगेशन दे रहा हो। स्टैंडर्ड्स एंड मेथड्स ऑफ वर्किंग, कि किस तरह का हमने मेथड यूज़ करना है, कौन सा मेथड यूज़ करना है और कौन से स्टैंडर्ड को हमने फॉलो करना है। स्टैंडर्ड्स लाइक अगर हम सॉफ्टवेयर को ही एग्जांपल लेते हैं तो IEEE स्टैंडर्ड को फॉलो करना है हमने, और मेथड कौन सा होगा हमारा काम करने का। प्रोग्रेस मीटिंग्स हमने किस तरह से बनानी है, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन उसकी रेडी करके देनी है। प्रोग्रेस मीटिंग्स कब होंगी, इन अ वीक होगी या आफ्टर मंथ होगी, वो सब चीज़ें जो हैं पहले ही साइन कर ली जाती हैं। प्रोजेक्ट मैनेजर्स कौन होंगे, वो क्या क्या चीज़ें मैनेज कर रहे होंगे, उनकी ड्यूटीज़ क्या होंगी। उसके अलावा एक्सेप्टेंस प्रोसीजर क्या होगा कि हमने जो प्रोडक्ट बनाई है वो कब एक्सेप्ट की जाएगी, उसकी वारंटी क्या होगी। यानी कि अगर फॉर एग्जांपल हम कोई भी प्रोडक्ट जो है वो लॉन्च कर रहे हैं, तो हम उसके साथ अगर वारंटी देना चाह रहे हैं तो वो कितने साल की होगी और उसको कौन यूज़ कर सकता है, कब यूज़ कर सकता है, उसकी टर्मिनोलॉजीज। अगर हम कोई भी प्रोडक्ट बना के दे रहे हैं तो उसकी मेंटेनेंस हम देंगे या नहीं देंगे, या हम उसको दोबारा से रिफर्बिश करके देंगे, क्या करेंगे, वो सब चीज़ें मेंशन करते हैं। इसके अलावा टर्मिनेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट, दैट इज़ द मेन पॉइंट, कि अगर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो हम टर्मिनेट करना चाह रहे हैं तो हम किस तरह से कर सकते हैं। ये सब इश्यूज़ जो है वो रिजोल्व किए जाते हैं। आई गेस ये 13 इश्यूज़ हैं, ये आप देख लीजिएगा। ठीक है, देन हमारे पास आती है अदर टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पर हमने पहले कॉन्ट्रैक्ट के बारे में देखा कि हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है, देन हमने उसके बाद देखा कि हम कौन से इश्यूज इसके जरिए से रिजॉल्व कर सकते हैं। अब यहाँ पर ना कुछ टाइप्स हैं हमारे पास कि हम कॉन्ट्रैक्चुअल जो एग्रीमेंट है, जो हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट है, वो कौन कौन से टाइप्स का हो सकता है अगर हम देखें विद रिस्पेक्ट टू सॉफ्टवेयर सर्विसेज। तो यहाँ पर हमारे पास फिक्स्ड प्राइस, यानी कि जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया है कि हम एक स्पेसिफिक कस्टमर के लिए बना रहे हैं और उसमें हमने फिक्स प्राइस रखी हुई है कि हमने
सॉफ्टवेयर डेवलप करने से पहले ही बता दिए कि हम इस सॉफ्टवेयर को इतना कॉस्ट करेंगे। देन हमारे पास आती है कॉन्ट्रैक्ट हायर, टाइम एंड मटेरियल्स एंड कंसल्टेंसी। इसको हम अब आगे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट हायर आता है। कॉन्ट्रैक्ट हायर में क्या होता है कि हमारे पास एक सप्लायर कंपनी होती है जो कि क्लाइंट्स को एम्प्लॉय देती है। पहले क्या हो रहा था, हम किस तरह से काम कर रहे थे, क्लाइंट से प्रोजेक्ट ले रहे थे, उस पर हमारी टीम जो है वो काम कर रही थी। अब यहाँ पर क्या कर रही है, कंपनी अपने एम्प्लॉयज़ जो है वो क्लाइंट को दे रही है कि वो क्लाइंट के लिए काम करेंगे और उसको डायरेक्शंस यानी कि किस तरह का प्रोजेक्ट बनाना है वो क्लाइंट देगा। और इसमें पेमेंट का मेथड किस तरह से होगा, पेमेंट इस तरह से होगी कि एक दिन की पेमेंट जो है वो सेट की जाएगी। इसमें मंथली नहीं होगी कि एक मंथ अगर वो काम करेंगे तो उसकी सैलरी कितनी होगी, इसमें रोज़ाना की सैलरी होगी कि एक दिन अगर वो काम कर रहे हैं क्लाइंट के लिए तो उसके लिए कितनी पेमेंट होगी। अब यहाँ पर वो कोई क्लाइंट अगर फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम ये नहीं करेंगे कि हमने क्लाइंट के लिए एम्प्लॉय ए चूज़ किया था और एम्प्लॉय ए ही हर दफ़ा काम करेगा, नहीं। अगर एम्प्लॉय ए अवेलेबल नहीं है तो कंपनी क्या करेगी, उसकी जगह अल्टरनेटिव कोई रिप्लेस करेगी, किसी और एम्प्लॉय को प्रोवाइड करेगी कंपनी क्लाइंट को, ठीक है, ताकि बेस्ट सर्विसेज जो है वो दी जा सके। इसके एग्जांपल हम इस तरह से ले सकते हैं कि हम एक केक कंपनी के लिए एक क्लाइंट हमारे पास क्या है, बेकर्स कंपनी है, ठीक है। और हमारे पास हम सप्लायर्स हैं, हम क्या करते हैं, हम बेकर्स प्रोवाइड करते हैं जो कि एक्सपर्ट हैं। कोई चॉकलेट केक बनाने में एक्सपर्ट है, इस तरह कोई स्ट्रॉबेरी केक बनाने में एक्सपर्ट है, इस तरह के डिफरेंट उनके एक्सपर्टिंग लेवल्स हैं। अब वहाँ पर क्लाइंट को की तरफ अगर हम सिनेरियो देखें तो क्लाइंट की तरफ सिनेरियो ये हुआ है कि वो ऑर्डर्स लेती थी केक के। अब वहाँ पर उनके पास ऑर्डर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं और उनके पास स्टाफ की कमी हो गई है। तो वो क्या करेंगे, वो हमारी कंपनी से कॉन्ट्रैक्ट करेंगे कि आप मुझे इतने डेज़ के लिए अपने एम्प्लॉयज़ दे दें जो कि इन इन केक्स बनाने में एक्सपर्ट है। लाइक जो चॉकलेट केक बनाने में एक्सपर्ट है, जो वनीला केक बनाने में एक्सपर्ट है, इस तरह के डिफरेंट केक्स में जो एक्सपर्ट हैं आप मुझे वो प्रोवाइड कर दें। तो हमारी कंपनी क्या करेगी, उनको वो जो हमारे बेस्ट पर्सन्स हैं जो कि क्लाइंट की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग है, हम प्रोवाइड कर देंगे उनको, ठीक है। देन हम उनसे एक अग्रीमेंट करेंगे कि फ़िक्स्ड प्राइस कितनी होगी। अगर वो हमारे एम्प्लॉयज़ एक दिन के लिए लेते हैं तो उसका हमें कितने देंगे, और इसी तरह से डे बाय डे देखते रहेंगे, लाइक एक दिन का इतना मुआवजा मिलेगा। अब यहाँ पर क्या है, सप्लायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बस इतनी है कि वो बेस्ट कॉम्पिटेंट पीपल देगा, यानी कि बेस्ट स्किल्ड पर्सन जो है वो प्रोवाइड करेगा। और अगर वो पर्सन जो है वो अनअवेलेबल है, फॉर एग्जांपल हमने एम्प्लॉयज़ दिए थे और उसमें से एक एम्प्लॉय जो है उसको कोई काम है या वो बीमार हो गया है, वो क्लाइंट को सर्विसेज प्रोवाइड नहीं कर सकता, वो केक बनाकर नहीं दे सकता, तो क्या करेंगे, जो कंपनी है हमारी कंपनी, वो क्या करेगी, वो उसकी रिप्लेसमेंट में डिफरेंट कोई और वर्कर देंगे जो कि सेम स्किल्स रखते हैं, ठीक है। या ऐसा भी हो सकता है कि क्लाइंट जो है जो हमने पीपल दिए थे उनसे सेटिस्फाई नहीं है, उनके काम से सेटिस्फाई नहीं है, तो भी उस केस में भी हम जो है वो रिप्लेस करके देंगे बेस्ट स्किल्ड पर्सन के साथ। अब पेमेंट के बारे में हमने डिस्कस कर ली है कि फिक्स रेट होता है फॉर ईच मैन डे वर्क। और इसके बाद इश्यूज जैसे कि डिले पेमेंट्स, एक्सेप्टेंस टेस्ट, इस तरह के इश्यूज अराइज नहीं होते। क्यों नहीं होते, जैसे कि डिले पेमेंट्स तो वहाँ पर अराइज होती है ना जहाँ पर हमारे पास सैलरी मंथली चल रही हो, चलो एक दिन डिले हो गया, 2 दिन डिले हो गया, नहीं, यहाँ पर रोज़ाना की बेसिस में दी जा रही हैं, तो इस वजह से यहाँ पर डिले पेमेंट्स नहीं आती। उसके बाद एक्सेप्टेंस टेस्ट में भी कोई इशू नहीं आता। एक्सेप्टेंस टेस्ट में ये होता है ना कि हमारे पास हमने कोई प्रोजेक्ट दिया है क्लाइंट ने, हमने वो बनाना है, लेकिन वो उसके कोडिंग नहीं बन रहा, तो वहाँ पर एक्सेप्टेंस टेस्ट वगैरह लगाए जाते हैं। लेकिन यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं, हम कोई प्रोजेक्ट खुद नहीं बना रहे, हम सिंपली वर्कर्स प्रोवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ पर भी एक्सेप्टेंस टेस्ट जैसे इशूज अराइज नहीं होंगे। देन हमारे पास आता है टाइम एंड मटेरियल। टाइम एंड मटेरियल में क्या होता है, हमने अभी कॉन्ट्रैक्ट का देखा कि अगर हम सॉफ्टवेयर की बात करें तो हम या तो एक कस्टम सॉफ्टवेयर बना के दे रहे हैं उसको, और हमने उसके लिए फिक्स्ड प्राइस रख दी है कि हम इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है हम उसकी इतनी प्राइस जो है वो चार्ज करेंगे। उसके बाद हमारे पास हमने भी देखा कॉन्ट्रैक्ट हायर एग्रीमेंट के, हमने कहा है कि आपको हम एम्प्लॉयज़ देंगे, एक दिन का हम आपसे इतना पेमेंट जो है वो लेंगे, इतनी अमाउंट आपको चार्ज करेंगे। टाइम एंड मटेरियल जो है वो इन दोनों के दरमियान फॉल करते हैं। अब यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर बना कर देते हैं, ठीक है, ये कहाँ से हो गया, हमारे फिक्स प्राइस कॉन्ट्रैक्ट ऐसा हो गया। लेकिन यहाँ पर जो पेमेंट है वो हम
फिक्स नहीं रखते, हम वो देखते हैं कि हमारा कितना टाइम लगा है, हमने कितना मटेरियल यूज़ किया, इस पर जितने एक्सपेंसेस आए हैं उसके अकॉर्डिंग वो होती है। तो यहाँ पर क्या होता है कि मैक्सिमम पेमेंट जो है मे बी फिक्स बियॉन्ड ऑन विच द प्रोजेक्ट में बी रिव्यूड, यानी कि प्रोजेक्ट का सोचा था कि इतना पेमेंट होगी। फॉर एग्जांपल एक प्रोजेक्ट है, उसके लिए हमने पहले एजम्पशन की थी कि उस पर 2 lakhs लग सकते हैं, लेकिन उस पर टाइम और उसकी तब तक क्या हुआ था, जो सर्विसेज हमें यूज़ करनी थी, जो हार्डवेयर यूज़ करना था, उसके एक्सपेंसेस ज़्यादा हो चुके थे। तो अब वो जो था वो 2 या 3 lakhs की जो है उसमें एक्सपेंस अब आया है। तो इस तरह के केसेस में क्या होता है, टाइम एंड मटेरियल के अकॉर्डिंग कॉन्ट्रैक्ट साइन किए जाते हैं। उसके बाद हमारे पास आते हैं कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स। अब हमने फॉर एग्जांपल कोई सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं, ठीक है, लेकिन हम ना उसमें श्योर नहीं है कि हमारा ये सही है या नहीं है, या हम उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट करना चाहते हैं। तो हम क्या करते हैं, हम कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स लेते हैं, हम कुछ एक्सपर्ट्स के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं कि आप हमारे प्रोडक्ट को रिव्यू करें, आप हमें बताएं कि हम इसमें क्या इंप्रूवमेंट कर सकते हैं। तो वो सिंपली क्या करता है, वो आकर हमारे प्रोजेक्ट को देखते हैं, उसमें देखते हैं क्या क्या इश्यूज़ हैं, और उसके अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट रेडी कर देते हैं। एंड देन कंपनी ने क्या करना होता है, उस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग काम करना होता है। तो वहाँ पर हम यहाँ पर क्या करते हैं, सिंपली कंसल्टेंट्स को जो है वो हायर करते हैं कि वो हमारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, और वो कंसल्टेंट जो है वो उस चीज़ के हमसे पेमेंट लेते हैं कि हम अगर आपका एक प्रोजेक्ट रिव्यू करके दे रहे हैं तो हम इसकी इतनी फ़ी चार्ज करेंगे आपको। कंसल्टेंट प्रोजेक्ट्स आर यूजली अंडरटेकन फॉर फिक्स्ड प्राइस, उसमें वो फिक्स्ड प्राइस बता देते हैं कि हम ये प्रोजेक्ट इतने में ही रिव्यू करेंगे। बट द फॉर्म ऑफ कॉन्ट्रैक्ट इज़ वेरी मच सिंपलर। लाइक इसकी कॉन्ट्रैक्ट अगर हम फॉर्म देखें ना तो बहुत सिंपलर है। क्यों सिंपलर है, क्योंकि इसमें हमें कोई रिक्वायरमेंट्स गैदर नहीं करनी पड़ी। इसके अलावा हमें इसके अंदर कंसल्टेंट टीम से कह रहे हैं कि हमें आप हमारे प्रोजेक्ट को रिव्यू करें, तो उसमें कोई रिक्वायरमेंट्स नहीं है। तो सिंपल सा एक प्रोजेक्ट होगा, ये सिंपल सा एक कॉन्ट्रैक्ट होगा। और एंड प्रोडक्ट जो है इसमें क्या होता है, यूजुअली अ रिपोर्ट और अदर डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था। हमने इस वीडियो में क्या पढ़ा, एक दफ़ा इसको रिव्यू कर लेते हैं। हमने सबसे पहले इसकी डेफिनेशन देखी है, देन हमने इसके पर्पसेस देखे हैं। पर्पस हमने देखे थे कि इसके 4 पर्पसेस होते हैं। देन हमने इसमें कह देना है कि हमारे पास जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह का होना चाहिए, उसमें डिस्प्यूट्स और फ्यूचर डिफ़िकल्टीज़ नहीं होनी चाहिए। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास कॉन्ट्रैक्ट जो है वो क्लियर होना चाहिए, कंसाइज होना चाहिए और कंसिस्टेंट होना चाहिए। फिर उसके बाद हमने देखा था कि हम अगर फिक्स्ड प्राइस के लिए बनाते हैं तो उसमें कॉन्ट्रैक्ट में हमने क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करनी होती है। तो हमने 3 चीज़ें इंक्लूड करनी होती हैं, उनके बारे में हमने देखा था। इंट्रोडक्टरी सेक्शन में हम क्या करते हैं, हम नेम्स और रजिस्टर्ड एड्रेसेस देते हैं, और इसके अलावा वो कौन साइन करते हैं, डेटेड एंड साइंड बाय ऑथराइज रिप्रेजेंटेटिव्स। और ये बिगिनस विद अ सेट ऑफ डेफिनेशंस ऑफ टर्म्स, यानी कि जो हम टर्म्स यूज़ करेंगे अपने एग्रीमेंट में उनकी डेफिनेशन प्रोवाइड की जाती है, और वो हम सॉर्ट कर सकते हैं या सेट कर सकते हैं अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में, या जिस तरह से भी वो अपेयर इन रेस्ट ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास दूसरे में टर्म्स एंड कंडीशंस आ रही थी, और हमारे पास एनेक्सिस के बारे में बताया हुआ था। एनेक्सिस में हम लाइक SRS डॉक्यूमेंट जो है वो इंक्लूड कर लेते हैं, या हम कोई भी फॉर्म्स वगैरह जो हम बनाते हैं, या हमने जो भी साइन किए होते हैं, जो हमने फॉर्म्स फिल किए होते हैं, वो हम अटैच करते हैं एज अ रेफरेंस। उसके बाद हमने देखा था कि हम स्टैंडर्ड टर्म्स एंड कंडीशंस के ज़रिए से किस तरह के इश्यूज़ जो हैं उनको डील कर रहे होते हैं। इसमें हमारे पास 13 पॉइंट्स थे, हमने उनको डिस्कस कर लेना है। देन हमने देखा था कि हमारे पास सॉफ्टवेयर सर्विसेज कॉन्ट्रैक्ट्स में कितनी टाइप्स है हमारे पास। तो हमारे पास 4 टाइप्स थी कॉन्ट्रेक्चुअल एग्रीमेंट की, लेकिन ये किसके अकॉर्डिंग थी, प्रोविजन ऑफ सॉफ्टवेयर सर्विसेज के अकॉर्डिंग थी। देन हमने वहाँ पर फिक्स प्राइस के बारे में पहले ही पढ़ चुके थे। कॉन्ट्रैक्ट हायर के बारे में देखा था कि इसमें सप्लायर जो है वो एक या एक से ज़्यादा स्टाफ मेंबर्स की सर्विसेज प्रोवाइड करता है क्लाइंट को, और वो अंडर द डायरेक्शन ऑफ क्लाइंट काम कर रहे होते हैं। पेमेंट जो है उसकी फिक्स्ड होती है फॉर ईच मैन डे वर्क, यानी कि एक दिन में कितना काम किया गया उसके अकॉर्डिंग होती है। देन टाइम एंड मटेरियल था, इसके अंदर जो पेमेंट है वो किसके अकॉर्डिंग होती है, इज़ मेड ऑन दी बेसिस ऑफ कॉस्ट इनकर्ड, मतलब कि कितनी कॉस्ट उसके ऊपर आई है उसके अकॉर्डिंग की जाती है। कंसल्टेंसी कॉन्ट्रैक्ट्स में हमने पढ़ा कि हमारे पास एक प्रोजेक्ट को रिव्यू करने के लिए कंसल्टेंट टीम हायर की जाती है, और उसके अकॉर्डिंग उनको पेमेंट की जाती है, और पेमेंट जो है वो फिक्स होती है। उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।